अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द प्ले फील्ड। अच्छा, प्ले फील्ड में हम हमेशा आपको पता है कि मुख्तलिफ खेलों के हवाले से, उनकी सरगर्मियों के हवाले से, उनके खिलाड़ी, उनके अहदेदार, इस पर हमेशा से डिस्कशन करते हैं। आजकल पाकिस्तान में पिछले कुछ, आजकल से क्या मुराद मेरी, पिछले 5-6 सालों में पाकिस्तान में बहुत डेवलपमेंट हुई। डेजर्ट कार रैली के हवाले से, डेजर्ट कार जीप के हवाले से बहुत बहुत डेवलपमेंट हुई। फिर उसके साथ साथ घोड़सवारी यानी इक्वेस्ट्रियन गेम्स। इक्वेस्ट्रियन गेम्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मकबूल भी हैं, देखी भी जाती हैं, खेली भी जाती हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ भी हैं। घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, ये चीज़ें पाकिस्तान में खासा रही हैं, ये ट्रेडिशनल गेम्स का हिस्सा रही हैं। लेकिन ट्रेडिशनल गेम को बैनुल-अक़वामी सतह तक पहुंचाने और बैनुल-अक़वामी सतह पर हम आंग होने के लिए पाकिस्तान में चंद शख्सियात हैं जिनका बहुत अहम किरदार है। एक ऐसी शख्सियत जो जीप रैली से भी जुड़ी है, जो शानदार माहिर ड्राइवर हैं, दुनिया भर में उनका बड़ा नाम है, उनका तूती बोलता है। एक मजहबी घराने से उनका ताल्लुक़ और इंतहाई मोअद्बर शख्सियत भी हैं, ख़ुद भी मजहबी शख्सियत है। बहुत बड़ी तादाद में उनके फॉलोअर्स हैं जो उनको फॉलो करते हैं, नौजवान उन्हें बहुत फॉलो करते हैं। एक शानदार लिटरेरी शख्सियत भी हैं। कमाल उनका ये है कि वो एक ख़ास रुझान रखने की बजाय मज़हब और साथ हेल्दी एक्टिविटी, इसको परवान चढ़ाने में पाकिस्तान में उनका बहुत बड़ा किरदार है। उनसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, नौजवान उन्हें अपना बहुत आइडियल मानते हैं, उन्हें देखते हैं और कहते हैं कि हाँ, ये देखें, इन्होंने एक तासुर तब्दील किया और इन्होंने बताया कि आप ये करें, ये हेल्दी एक्टिविटी है बनिस्बत इसके कि आप मुख्तलिफ जराइम, नशे की लत, इन चीज़ों पर लगें। लंबी चौड़ी बात करने की बजाय डायरेक्ट इसी पर आते हैं। साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, बहुत बड़ा नाम। और कमाल ये कि पाकिस्तान में जो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन है उसका क़याम तो हो चुका था, लेकिन उसकी बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई, एशिया में उसकी पजीराई, साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली का उसमें बहुत बड़ा रोल है। हर तरह की सपोर्ट की इस वक्त मौजूदा इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन के पाकिस्तान के सदर भी हैं। हालिया भी वर्ल्ड कप में खेलने गई टीम दूसरी पोजीशन हासिल की। कमाल यह है कि पूरी दुनिया की टीम्स पहले से इस पर काम कर रही हैं, खेल रही हैं। पाकिस्तान ने इतने बड़े इवेंट में पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। तो आइए फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली से। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा सुल्तान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए। सुल्तान साहब, आमतौर पर ये ख़ास किस्म का तासुर है जो हमारे माशरे में भी बड़े लंबे अरसे से चला आ रहा है। हम देख भी रहे हैं कि मजहबी शख्सियात पाकिस्तान में ख़ास किस्म के रुझान से तो मुंसलिक है, लेकिन खेलों की सरगर्मियाँ और मजहबी शख्सियात, ये आपने आके एक नया तासुर भी दिया, आपने बताया भी, और आपने अब लोगों को सिखाना भी शुरू किया कि बेहतर है कि इधर उधर लगें, किसी फजूल लत में पड़ें, तो आप क्यों ना खेल के साथ अपने आप को और मज़हब के साथ अपने आप को जोड़कर आगे बढ़ें। खेल की दुनिया, आप पहले माशाल्लाह एक बड़े मजहबी घराने से हैं, लेकिन ये खेल से ताल्लुक़ कैसे शुरू हुआ, खेल के सुल्तान कैसे बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि घुड़सवारी और जो नेज़ाबाजी है इसके साथ तो लगाव एक अरसे से था, बल्कि बचपन से ही इसकी तरबियत हासिल की। जो हमारे पास ट्रेनर थे उनसे, और क्योंकि एक फ़ैमिली की एक लेगेसी भी है, तो उसके बाद मुझे लगता है कि एक टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि पाकिस्तान के जितने भी बड़े इवेंट्स हैं नेज़ाबाजी से रिलेटेड ख़ास तौर पे, उनमें पार्टिसिपेट करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी अता फ़रमाई, और पाकिस्तान के जितने बड़े इवेंट्स थे उनमें पार्टिसिपेट भी किया और उनमें पोजीशन भी हासिल की। और हमारा एम और मकसद ये है कि जो हमारे मुल्क का सॉफ्ट और ख़ूबसूरत इमेज है उसको हम उजागर करें, और न सिर्फ जो हमारी यहाँ की जो राइडिंग स्किल्स हैं, जो घुड़सवारी और शाह सवारी की जो खसूसियात हैं, ख़ास तौर पे हमारे पाकिस्तान के राइडर्स के अंदर, उसको न सिर्फ हम उजागर करें, बल्कि जो हमारा जो एक रिच कल्चर है वो पूरी दुनिया को मुतारिफ़ कराएं। और जो हमारी मेहमान नवाज़ी है हमारे इस ख़ित्ते की, पाकिस्तान के लोगों की, उसको मुतारिफ़ कराएं।
और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को, पाकिस्तान की खूबसूरती को, पाकिस्तान के कल्चर को न सिर्फ हम ख़ुद उससे महजूज़ हों और पूरी तरह से उसको देखें, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ आपके ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से। अच्छा साहबजादा साहब, चूँकि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ हवालों से बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, खेल उसकी हैयत तब्दील हो रही है, डायनामिक्स, डायमेंशंस, हर चीज़ तब्दील हो रही है। इस दौरे हाजिर की अगर मैं बात करूँ तो इस दौर में अब कितना ज़रूरी है कि खेलों की जैसी सरगर्मियाँ जो हैं उसके साथ नौजवान तबके को भी जोड़ा जाए, और नौजवान तबके को जोड़ने के लिए बासर हल्के अपना किरदार कैसे अदा करें कि नौजवानों को खेलों की तरफ राग़िब किया जाए। देखें, बड़ी एक मशहूर कौल है कि जिस मुल्क के खेल के मैदान आबाद हों वहाँ के हस्पताल जो हैं वो वीरान होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो अच्छी सेहत अफ़ज़ा खेल की सरगर्मियाँ हैं, न सिर्फ हम उनको अपनाएं बल्कि उनकी हौसला अफजाई करें, बजाय इसके कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो अपनी मर्ज़ी से किसी ऐसी चीज़ को अपनाए जो हमारे माशरे की रिवायात और यहाँ के तौर तरीक़ों से मुताबिकत ना रखती हो, बल्कि हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए जिससे वो न सिर्फ अपने लिए एक ख़ूबसूरत सरगर्मी का इंतखाब कर सकते हैं, बल्कि वो अपने मुल्क का चमकता हुआ रोशन सितारा बन सकते हैं। अब जैसे आप खुद भी बता रहे हैं, ये एक अच्छा अमल है कि आपने चलें इसकी हौसला अफजाई भी शुरू की, फिर नौजवान आपको फॉलो भी करते हैं। बड़ा ख़तरनाक खेल है डेजर्ट कार रैली या जीप रैली जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और ये ऐसा खेल है जिसमें बहुत महारत की ज़रूरत होती है, एजुकेशन की ज़रूरत होती है, और एक पूरा साइंस है ये खेल। ये डेजर्ट जीप रैली, कार रैली, आप इससे जुड़े हुए, आपका बहुत बड़ा नाम चमकता है इस खेल में आपका। ये ख़तरनाक खेल कैसे शुरुआत हुई इसकी साहिबजादा? इसकी शुरुआत चुलिस्तान के मशहूर सहरा से हुई, और मुझे 2014 के अंदर चुलिस्तान की रैली देखने का इत्तफ़ाक हुआ, और उससे अगले साल मैंने पार्टिसिपेट किया। और जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि घोड़सवारी और नेज़ाबाजी के फ़रोग़ में जो एम था वो पाकिस्तान के परचम की और पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर करने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। तो ऑफ रोड रैलीज़ को अपनाने का भी ये मकसद था कि हम अपने मुल्क के सॉफ्ट इमेज को उजागर करें, अपने मुल्क की खूबसूरती को उजागर करें, और हमें जो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता फ़रमाई हैं, जिस तरह का ख़ित्ता अता फ़रमाया है और इतने खूबसूरत सहरा अता फ़रमाए हैं, न सिर्फ इनको हम ख़ुद एक्सप्लोर करें, ख़ुद इनको देखें, बल्कि इस खूबसूरत खेल के ज़रिए से पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ। अच्छा ये बताइएगा कि आप जिस खेल से मुंसलिक रहे, डेजर्ट कार जीप रैली, बल्कि खेलते अभी भी आप उसके बड़े माहिर ड्राइवर्स में से हैं। चूँकि ये अब साइंस बनती जा रही है, बहुत से पहलू इसमें या बहुत से अवामिल इसमें कार फरमा होते हैं, जो माहिर ड्राइवर्स हैं उनके लिए कौन कौन से अहम पहलू या कौन कौन से कंपोनेंट, अगर मैं कहूँ तो ये गलत ना होगा, किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है? सबसे पहले तो डेजर्ट रैली में आपको स्किल डेवलप करना पड़ता है उस खेल का, क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल मशीन्स हैं। अगर आपको उसके ऊपर अबूर हासिल नहीं है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है और उसको आप समझते नहीं हैं, तो फिर थोड़ी सी गलती से आप कोई बड़ा नुकसान कर सकते हैं। वैसे तो किसी माहिर ड्राइवर से भी गलती सरजद हो सकती है या वो गाड़ी तोड़ के खड़ा हो सकता है, क्योंकि ये खेल का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन टाइम के साथ साथ आप अपनी लिमिट को बढ़ाते हैं अपनी मेहनत से, सीट टाइम से, और जितना ज़्यादा सीट टाइम, जितने ज़्यादा आप ऑफ रोड रैलीज़ के अंदर अपने ऑफ रोड ट्रैक के ऊपर गाड़ी को चलाते हैं, सीखते हैं, तो उससे आपका स्किल डेवलप होता है। तो टाइम के साथ साथ जब आप 2 साल, 3 साल, 4 साल या 3-4 सीज़न इस खेल को तसलसल के साथ जारी रखते हैं,
तो फिर वहाँ के इन्वायरमेंट से आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और जो सहरा की अपनी एक मुश्किलात हैं, उनको हैंडल करने का आपको तरीका आता है। और फिर चूँकि ये कोई पक्की सड़क नहीं है, कोई एसफाल्ट नहीं है कि आपकी गाड़ी जम के चल रही है उसमें, तो ऑफ रोडिंग के अंदर, ऑफ रोड रेसिंग के अंदर आप एक हाई स्पीड के ऊपर आप मेंटेन कर रहे होते हैं अपनी रफ्तार को। तो वहाँ चूँकि सैंड है और कुछ जगहों पे सिल्ट है, कुछ जगहों पे ग्रेवल होता है, तो वहाँ आपकी गाड़ी स्लाइड कर रही होती है, जम के नहीं चलती। तो उसको किस तरह से हैंडल करना है उस स्पीड के अंदर कि आप अपनी गाड़ी को भी महफूज रखें और अपना टाइम अच्छा करें, अपने रेस के मोमेंटम को आप कैरी करें। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको साथ लेके चलना पड़ता है। तो वो टाइम के साथ और किसी माहिर जो तजर्बाकार रेसर हैं उनकी एडवाइस से और उनकी जो स्पोर्ट है उसके साथ आप इसको, जो आपने टाइम, जो सफ़र 10 इयर्स में करना है, वो आप 3-4 साल के अंदर तय कर सकते हैं। अच्छा, जैसा आप खुद भी इसके बारे में काफ़ी अहम मालूमात हमें दे रहे हैं, ये बताइएगा क्या एस्पेक्ट्स होने चाहिए जीप के, जीप होनी कैसी चाहिए, किन किन चीज़ों का गाड़ी के हवाले से भी ख्याल रखा जाता है। फिर को ड्राइवर, बड़ा अहम रोल होता है को ड्राइवर का। नेविगेटर वही होता है, वो चीज़ों को नेविगेट करता है, देखता है कि कहाँ से रास्ता, कैसे रास्ता, और सहरा के अंदर रास्ता ढूंढना ये तो वैसे ही बड़ा मुश्किल या टिपिकल सा काम है। तो को ड्राइवर का क्या किरदार होना चाहिए, जीप कैसी होनी चाहिए? गाड़ी तो जी इसमें कोई कैद नहीं है कि आप कौन सी गाड़ी लेके आएँ। कोई भी ऑफ रोड जो गाड़ी कर सकती है, जो सहरा के अंदर गाड़ी चल सकती है, उस गाड़ी को आप ले आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर उसमें इंजन के हिसाब से मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। तो अगर आपके पास 1800 सीसी या इससे कम जो सीसी की गाड़ी है, तो आप उसके साथ भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं डी कैटेगरी के अंदर। और अगर आपके पास कोई बड़ी मशीन है, V8 इंजन के साथ है, तो उसको आप ए क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नए आने वालों के लिए तो एक और सहूलत है कि जो प्रोडक्शन क्लास है, जिसमें बहुत थोड़ी सी जो मॉडिफिकेशंस, तो आप उसको फिर भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम उसको प्रोडक्शन क्लास इसीलिए कहते हैं कि जितने आपकी गाड़ी के शॉक का ओरिजिनल साइज़ है, उन्हीं माउंट्स के ऊपर आप कोई भी ऑफ रोडिंग शॉक डाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें छोटी छोटी होती हैं कि उसमें रेज़र वायर ना हो या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा सपोर्ट ना हो जो आपकी गाड़ी को ज़्यादा उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा दे कि वो जो बाकी प्रोडक्शन क्लास की गाड़ियाँ उनसे ज़्यादा बेहतर ना हो, ताकि जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं वो सब बराबर हों और एक साथ उनको एक तरह के लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और वो परफॉर्म करें। अच्छा साहिबजादा सुल्तान साहब, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही जिक्र किया और आपने भी इसका खैर जिक्र कर लिया, ये खेल अब एक साइंस है। गैजेट्स का इस्तेमाल होता है, गाड़ी के साथ साथ और चीज़ें भी हैं। नेविगेटर का यूज़ होता है और बहुत अहम होता है नेविगेटर का यूज़। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, दुनिया भर में तो इसके हवाले से मुख्तलिफ वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स हम देखते हैं कि होती हैं, चाहे वो फार्मूला हो, फार्मूला 1 की रेस हो या डेजर्ट कार जीप रेस हो। पाकिस्तान में क्या इसकी कोई ख़ास ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है? जी, को ड्राइवर का जैसे आपने पहले भी पूछा, तो मेरे ख्याल से को ड्राइवर का तो बहुत इसमें किरदार है, ख़ास तौर पे ऑफ रोड के अंदर, जहाँ पे आपको ड्यून्स में टर्न्स सम टाइम नज़र भी नहीं आ रहे होते, और जो जंप्स हैं या जो इस तरह की ड्यून से क्रॉसिंग है जहाँ पे आपकी गाड़ी फ़्लाइट ले सकती है, तो वो आपको पहले नोट करना पड़ता है। तो उसमें को ड्राइवर का काफ़ी अहम किरदार है। जहाँ तक इनकी ट्रेनिंग की बात है, तो पाकिस्तान में कोई मखसूस उनकी ट्रेनिंग की क्लासेस तो नहीं है, लेकिन जैसे आप रेसिंग इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं तो आप सीनियर से, कोई भी हमसे सीखना चाहता है, पूछना चाहता है, तो जितने भी सीनियर्स हैं वो बड़े खुले दिल के साथ न सिर्फ गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, बल्कि अगर जिस तरह की भी रहनुमाई की ज़रूरत हो वो हमें उनसे मैसर आ जाती है। अच्छा,
ये हमने उमूमी तौर पर देखा है, जो माहिर ड्राइवर्स होते हैं या बड़ा नाम है, उनके साथ जो जूनियर ड्राइवर्स भी जुड़े होते हैं, कभी को ड्राइवर की सूरत में, या फिर हम मुख्तलिफ डेजर्ट रैलीज़ में देखते हैं कि जूनियर ड्राइवर्स हिस्सा लेते हैं। तो जो नौजवान या जूनियर ड्राइवर्स हैं, आप उनकी हौसला अफजाई कैसे करते हैं? देखिए, ये किसी भी एक हाथ में कभी भी कोई भी चीज़ किसी एक हाथ में नहीं रहती। टाइम के साथ उसको एक नई नस्ल को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो इसी तरह रैलीज़ के मुस्तकबिल को हम इसलिए ज़्यादा रोशन कहते हैं कि इसमें नए आने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। उसमें जो नए रेसर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट और बहुत ज़्यादा कोशिश इसके अंदर डाल रहे हैं। तो हम इसके रोशन मुस्तकबिल से बड़े पुरुमीद हैं और उनकी बड़ी हौसला अफजाई करते हैं, और इवेंचुअली आपको उन्हीं के हाथ में देने हैं अगर इस खेल को हमने और ज़्यादा बढ़ाना है। और हम जो सोच रखते हैं, जो एम रखते हैं, और जो गोल है पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट के जितने भी सीनियर हमारे फेलो रेसर्स हैं उनका, कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी दुनिया के बड़े ऑफ रोड रेसिंग स्टेजेस के ऊपर हो, और बड़े रैली के स्टेजेस के ऊपर हो, और बड़े रेसिंग स्टेजेस के ऊपर हो, तो वो तभी मुमकिन है कि जब नई आने वाली नस्ल जो है वो इस तरह की सेहत अफ़ज़ा सरगर्मी की तरफ मुतवज्जे हो, एफ़र्ट डाले। और एम हम सब का यही होना चाहिए कि हम अपने मुल्क के झंडे को लेके चलें। अच्छा, जिसका मैंने ज़िक्र किया था बिल्कुल शुरुआत में, आपका वो ओहदा जो बिल्कुल ड्राइविंग से हटकर है या इस महारत से हटकर है, वो है घुड़सवारी, इक्वेस्ट्रियन। पाकिस्तान में इसका क़याम तो हुआ, लेकिन मैं बड़ा खुशी भी होता हूँ इस बात पे, और देखता हूँ कि आप अपनी खेल से हट के दीगर खेलों, बल्कि ये भी आपकी खेल है, दीगर खेलों में भी आप बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, आप सरपरस्ती कर रहे हैं इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन पाकिस्तान की। तो ये जो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन पाकिस्तान है, इसके सदर बनने के पीछे क्या महरिकात हैं? और फिर ये भी हमें बताइएगा कि पाकिस्तान में इस खेल को परवान चढ़ाना ये बड़ी अहम बात है, ज़रा इस पर भी हमें बताइएगा। आज भी अगर आप घुड़सवारी की जैसे आपने बात की, तो आप गाड़ी के इंजन की भी पावर को अगर आपने मापना होता है तो वो हॉर्स पावर से ही मापते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि घोड़ा जो है वो एक न सिर्फ ज़बरदस्त आपका साथी है, बल्कि एक टाइम में तो घोड़े के अलावा जंगों का या सफ़र का जो तसव्वुर है वो भी मुहाल होता था। अगर आपने फ़ास्ट ट्रैवल करना है, किसी भी जंग में हिस्सा लेना है, तो इस तरह की जितनी भी सरगर्मियाँ थीं उसमें घोड़े को एक नुमायाँ मकाम रहा है। और अहादीस मुबारक के अंदर जिस तरह से इसको आका अलैहिस्सलाम ने पसंद फरमाया है, और जैसे कि हदीस मुबारक में है कि घोड़े की पेशानी में क़यामत तक के लिए बरकत रख दी गई है। तो अल्लाह ताला जिससे राज़ी होते हैं तो उसको घोड़ा अता फरमाते हैं, तो जिस पे और राज़ी होते हैं तो एक घोड़ा और अता फरमाते हैं, और फिर जितना वो राज़ी होते हैं उतनी इस नेमत की फरावानी को अता फरमाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तो ये खेल न सिर्फ नेज़ाबाजी बल्कि बाकी भी जितने इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स हैं वो तो आलमी सतह पे उनको बहुत ज़्यादा पजीराई है, और पूरी दुनिया में लोग उसको देखते हैं और फॉलो करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कुछ प्लान्स हैं घुड़सवारी की, जो निज़ाबाजी के साथ साथ बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं उनको लेके। तो अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान को बहुत सारी कामयाबियाँ मिलेंगी। अच्छा साहबजादा सुल्तान साहब, घुड़सवारी में हालिया हमने देखा कि पाकिस्तान ने सबसे बड़े मुकाबले बैनुल अक़वामी सतह पर दूसरी पोजीशन हासिल की। मेरा ख्याल है हमने एक तारीख़ रकम की, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी, इस खेल के लिए भी, चूँकि नया नया, हालांकि ये ठीक है बहुत लंबे अरसे से ट्रेडिशनल खेलों का हिस्सा था, अब एक बाकायदा खेल की सूरत में परवान चढ़ रहा है। कैसे देखते हैं बतौर सदर इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ये कितना बड़ा अहम संग मील था जो एक हमने अबूर किया, और कैसे हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं? मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी इसमें खुशकिस्मती है कि हमें हमारी जो एफ़र्ट थी, हमारी जो कोशिश थी, उसको
अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया और पाकिस्तान ने नेज़ाबाजी के मैदानों के अंदर ब्रॉन्ज़ मेडल, सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल भी लिया। और पाकिस्तान ने ओवरऑल पूरी टीम ने सिल्वर मेडल लिया और वर्ल्ड कप के अंदर 570 स्कोर करके दुनिया में दूसरी पोजीशन हासिल की। तो ये काबिल इस्ताइश है और मैं खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपनी न सिर्फ जो हमारी पाकिस्तान की नेशनल टीम है उसको, बल्कि उसके कोच को और हमारा जितना स्पोर्टिंग स्टाफ है और हमारी फेडरेशन में जितने भी जिसने भी अपनी सतह पे इस खेल के फ़रोग के लिए और उन प्लेयर्स की हौसला अफजाई के लिए किरदार अदा किया है, सब मुबारकबाद के और खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। अच्छा साहबजादा सुल्तान साहब, चूँकि अब ये दो खेल जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक तो डेजर्ट रैली हो गया और दूसरा ये घुड़सवारी, ये अमीरों के खेल समझे जाते हैं। बड़ा मुश्किल है कि कोई गरीब इस तरफ नज़र भी डाले, तो किस हद तक ये बात दुरुस्त है? और ये बताइएगा कि क्या कोई गरीब क्या इन दोनों खेलों में हिस्सा ले सकता है? या घुड़सवारी की अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत महंगा खेल है, तो क्या कोई गरीब भी खेल सकता है ये खेल? बिल्कुल, पाकिस्तान में तो जी जितने भी नेज़ाबाजी की मोस्टली क्लब्स हैं वो मिडिल क्लास या जो किसान हमारे भाई हैं उनका इसके अंदर बहुत ज़्यादा किरदार है। और पाकिस्तान में 10,000 के करीब नेज़ाबाजी के राइडर्स हैं, तो जिसमें हर मकतबा फ़िक्र से और हर तरह के जो सोसाइटी है उससे लोग ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ मिडिल क्लास, फार्मर्स, वहाँ अमीर गरीब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जितने भी मोस्टली हमारी पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है उसके अंदर जो प्लेयर्स हैं वो माशाल्लाह सेल्फ मेड हैं और अपनी मेहनत से और अपनी कोशिश से इस मकाम तक पहुँचे हैं। अच्छा, एक चीज़, मेल और फीमेल खिलाड़ी, चाहे वो ड्राइविंग हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, मेल और फीमेल अब दोनों के लिए बड़ी हौसला अफजा बात है कि खेलों के मैदान दोनों के लिए खुले हैं। अगर मैं घुड़सवारी की बात करूं तो मैं देख रहा हूं साहबजादा साहब के यहाँ पर फीमेल्स का रुझान भी बड़ा ज़बरदस्त है। हमारी फीमेल खिलाड़ी बल्कि बहुत शानदार, उरूज और दीगर प्लेयर्स बड़ा नाम माशाल्लाह अपना बना रही हैं। तो इस वक्त हमारी स्ट्रेंथ क्या है, मेल और फीमेल अगर मैं दोनों की बात करूं तो स्ट्रेंथ कितनी है? क्या हौसला अफजा स्ट्रेंथ है, और ख़ास तौर पे फीमेल्स? जी, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सिर्फ नेज़ाबाजी में अगर हम बात करें तो तकरीबन 10,000 के करीब राइडर्स हैं। अच्छा साहबजादा साहब, क्या हम ये देखें आने वाले दिनों में, इस ख़ास तौर पे मैं इक्वेस्ट्रियन गेम्स की बात करूं, पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मुकाबलों, बैनुल-अक़वामी सतह पर, अब ज़ाहिर है कि जैसे वर्ल्ड कप के लिए और फिर दूसरी पोजीशन लेना ये बड़ी बात है, इसी तरह के आने वाले दीगर बड़े मुकाबलों में आप समझते हैं कि इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन भी और हमारे खिलाड़ी भी, या इक्वेस्ट्रियन गेम्स जो पाकिस्तान में हो रही हैं, ये मुकम्मल तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी, हमारी कोशिशें जारी हैं इस पे। अच्छा साहबजादा सुल्तान साहब, आखिर में चूँकि बड़ा माशाल्लाह अच्छी और डिटेल गुफ्तगू आज दोनों खेलों पर आपसे हुई, एक बड़ा अहम पहलू है जो मेरा ख्याल है मुआशरे के लिए बड़ा अहम है। आपने देखा कि बेराह रवी का शिकार है मुआशरा आजकल, और ज़्यादातर नौजवान हम देखते हैं कि जो लोग खेलों से ताल्लुक़ नहीं रख रहे, उनकी मैं ज़्यादा बात करूँ, और शायद खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान जो आगे नहीं बढ़ पा रहे उनकी भी बात करें, नशे की लत ये माशरे में बड़ी अजीब तरीके से बढ़ भी रही है, और फिर नौजवान दीगर एक्टिविटीज़ का भी शिकार हो जाते हैं गलत लोगों के हाथ चढ़ के। आपका ताल्लुक एक दीनी घराने, सूफ़ी घराने से है, आपके बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं, लोग आपको चाहते हैं, आपकी बात सुनते हैं, उसको अहमियत देते हैं। क्या ऐसा पैगाम है जो आप देना चाहें कि लोग किस तरफ अपना रुझान, या किस तरह से अपना रुझान रखें कि बुरी लत से बच सकें? मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हमारा असासा है, और पाकिस्तान के इंशाअल्लाह ताला रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है और उम्मीद की किरण है। तो जैसे हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि अफ़राद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो आप हर एक के हाथ में इस मुल्क की तकदीर है। इस मुल्क से मोहब्बत करें, पाकिस्तान की कदर करें, और पाकिस्तान की तरक्की में आप अपनी कैपेसिटी के अंदर जो भी कर सकते हैं आपको आज से उसकी इब्तिदा करनी चाहिए। किसी की उम्मीद में ना बैठें कि कोई आके आपको हेल्प करेगा या कोई आके आपको रहनुमाई देगा, बल्कि आप अपनी तरफ देखें कि आप इस मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं, और वो आपको आज से शुरू करना चाहिए।
साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत, सूफी घराने से उनका ताल्लुक, माहिर खिलाड़ी, चाहे वो घोड़सवारी हो, चाहे ड्राइविंग का शोबा हो, दोनों में माहिर हैं। और नौजवानों के लिए भी उन्होंने बड़ी शानदार तलकीन और बड़ी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि खेलों के साथ जुड़े रहने से आप मुख्तलिफ बुरी सरगर्मियों से बच सकते हैं। हेल्दी सरगर्मी है, आप अपनी तालीम के साथ साथ, अपने दीन के साथ साथ इन खेलों की सरगर्मियों का हिस्सा बने, ताकि आप उन आदात या उन चीज़ों से बच सकें जो माशरे में बेराह रवि पैदा करती है। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान साहब। एक छोटा सा लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और अहम शख्सियत उससे करवाएंगे आपकी मुलाकात। वेलकम बैक जी। बड़ी अहम शख्सियत से एक और मुलाकात आपकी करवाने वाला हूँ। पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन चैंपियन तो है ही हैं, डबल्स, सिंगल्स। मैं उनकी गेम का बड़ा फ़ैन हूँ, बल्कि मैं क्या, पाकिस्तान भर में खेलने वाले बैडमिंटन के प्लेयर्स भी और बैडमिंटन के शायकीन भी उनके बहुत बड़े फ़ैन। इंटरनेशनल कई कई एजाज़ात, मेडल्स अल्लाह ताला ने उनको उनकी मेहनत के सिले में दिए। पाकिस्तान भर में लोग उन्हें जानते हैं, बड़े ब्रांड्स की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, पीएसएल की भी, क्वेटा ग्लैडिएटर की ब्रांड एम्बेसडर रहीं, और वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड है बैडमिंटन की पाकिस्तान में, पलवशा बशीर। आपको पता ही है कि पलवशा अपनी फ़ाइट करती हुई आ रही है अपनी इंजरी के साथ, और माशाल्लाह से उसके फौरी बाद कोर्ट में आई। कोर्ट में आने के बाद शानदार परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान भर में देना शुरू की, और पाकिस्तान नंबर 1 नंबर 2 हो सबको हराकर दोबारा से अपनी पोजीशन वापस ली। तो पलवशा हमारे साथ मौजूद हैं। पलवशा, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू पलवशा। अच्छा, मुझे पता है कि आप अपनी प्रैक्टिस से टाइम निकालती हैं, और बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि सुनने वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पलवशा, क्योंकि जितने बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, आप हो गई, मुराद हो गए, या माहूर हो गई, कुछ 3-4 नाम मैं लूँ, गज़ल हो गई, तो ये 3-4 नाम होंगे जिनको लोगों के ये है कि सुनना भी चाहते हैं। आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह अपना सिक्का बनवा चुके हैं। पलवशा, एक तो कैसे जा रहा है आजकल, क्या हो रहा है, कौन कौन से इवेंट्स नियरली आपके पास हैं, और फिर पाकिस्तान भर में जितने इवेंट्स हैं, मैं देख रहा हूँ बहावलपुर वाला हो, बाकी हो, तो कैसा जा रहा है इस वक्त आपकी बैडमिंटन, कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मुझे बहुत ज़्यादा बाकी प्लेयरों से मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती है, बिकॉज़ मेरा इतना ज़्यादा टाइम जो है वो एक टाइम लूज़ हुआ है मेरा बिकॉज़ ऑफ माय इंजरी। तो कमबैक जब करा तो फिर उसके बाद मुझे मेरी हत्ता यही कोशिश थी कि मैं इस चीज़ को मेंटेन कर सकूँ। तो उस चीज़ के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की अपने कोच के साथ, अपने डॉक्टर्स की टीम के साथ। तो वो ये था कि सो फार सो गुड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड मेरी यही कोशिश है कि मैं अब आने वाले जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं मैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दूँ, विन करूँ। और जहाँ तक इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स का सवाल है, तो आप जानते हैं कि बैडमिंटन एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है। मैं स्पॉन्सरशिप की भी अपील करना चाहूँगी कि बिकॉज़ विदाउट स्पॉन्सरशिप आई डोंट थिंक कि कोई भी प्लेयर जो है वो 3 या 4 लाख रुपए का एक टूर्नामेंट होता है, आप जिसमें आपकी टिकटिंग कॉस्ट होती है, आपका रहना, आपकी आपकी एंट्री फीस होती है टूर्नामेंट की, तो वो सब कुछ मैनेज करना इस वक्त पलवशा, बहुत ज्यादा इसी मुश्किल है। इसी बात पर ना जी मैं ज़रा अपने सुनने वालों के लिए भी, और जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, शाहिद इस्लाम साहब आजकल डिप्टी डीजी हैं और उसको आईपीसी मिनिस्ट्री देख रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने आईपीसी मिनिस्ट्री का चार्ज लिया, इससे पहले हसन इकबाल साहब थे। आप सबसे अपील है जी, हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं, जो चैम्पियंस हैं, जिनको रोल मॉडल समझते हैं हमारे बैडमिंटन के प्लेयर्स भी, और हम जो मीडिया के लोग हैं हमें भी पता है कि कौन पाकिस्तान में टॉपेस्ट है। पलवशा जैसी शानदार प्लेयर हमारे पास मौजूद है, और मैं समझता हूँ कि यही एरा है, 2-3 साल हैं कि हम पलवशा को फुली सपोर्ट करें और हम इंटरनेशनल इवेंट्स में भेजें। मुराद, पलवशा, माहूर, गजाला, ये सब एक साथ हों तो हमारे लिए मेडल आना कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा पलवशा, 2 चीज़ें, आपने कहा कि इंजरी से आप वापस आई, आपको मेहनत की, इससे ज़्यादा बड़ी बात पता क्या है, आपका एक नाम है, उस नाम को मेंटेन करने के लिए भी बड़ी डबल मेहनत करनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होती है, उसको भी गलत प्रूफ करने की और कोशिश करनी होती है कि नाउ दैट आई हैव टू प्रूव देम कि जी मैं वापस कोर्ट में आ सकती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि इसमें ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने रहम किया, मेरे पेरेंट्स की दुआएँ थी। एंड देन ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो आपके साथ उस वक़्त मौजूद होते हैं, जैसे आपके कोच होते हैं या आपकी पूरी जो आपके साथ ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, उन्होंने आपको मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और एक टाइम ऐसा भी था जब मैं ये समझती थी कि मैं शायद चल भी ना पाऊँ या मैं रनिंग वापस ना कर पाऊँ, मैं वापस शायद कोर्ट की शक्ल ना देख पाऊँ। तो उस वक़्त जो है वो हिम्मत दिलाना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्लेयर के लिए। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं हर प्लेयर की लाइफ में उस टाइम पे जब वो कुछ भी नहीं होता, जब वो बिल्कुल ज़मीन पे गिर गया होता है। तो जो लोग आपके साथ देते हैं, आप वो उनको कभी भी भूल नहीं पाते हो उस सफ़र में। तो और आगे भी जब आप जाते हो तो आप उनको साथ लेके ही जाना चाहते हो। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ फॉर मी नाउ। अच्छा, मुझे तो खैर उस वक्त भी यकीन था पलवसा, क्योंकि आपको ना मैंने अब से तो नहीं, सालों से मेहनत करता देख रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा था कि आपके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, वो बड़े वॉरियर वाली फाइटिंग स्पिरिट है। तो आप इसी अच्छा पलवसा, बड़े वेट आपने लॉस किया है, वेट कटिंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, क्या एक्सरसाइज कर रही हैं, क्या मेहनत कर रही हैं इस पर, क्योंकि बड़ी बात होती है कि आप अपना वेट बड़ा मेंटेन कर रही हैं। मैं बस ट्रेनिंग ज़्यादा कर रही हूँ और ये है कि अल्लाह का शुक्र, मतलब कि डाइट कोई ऐसी मैं वो नहीं कर रही कि मैं कुछ कंट्रोल करूँ या समथिंग, लेकिन मैंने अपनी एक्सर्शन ज़्यादा बढ़ाई हुई है। लाइक ट्रेनिंग में मेरी जो है वो वेट ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, ग्राउंड में होती है, मेरा बैडमिंटन का वो होता है। तो ट्रेनिंग थोड़ी ज़्यादा कर रही हूँ मैं आजकल और बस फोकस है उस पे, तो शायद यही वजह है कि वेट लॉस भी हो रहा है। अच्छा पलवत साहब, सर्दियों की ट्रेनिंग गर्मियों की ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। आपको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में, फिर आपको ये अंदाज़ा होता है कि यार बिल्कुल। टाइमिंग्स चेंज करने पड़ते हैं गर्मी की वजह से भी। तो क्या फ़र्क आ रहा है गर्मियों की ट्रेनिंग में, और किस तरह से इसको भी मैनेज भी कर रही हैं? और दूसरा ज़रा डिपार्टमेंट के हवाले से भी आज थोड़ी सी बात करूँगा, तो पहले इस पर हम बात कर लेते हैं। एज एन एथलीट देखिए, एज एन एथलीट प्लेयर जो होता है ना वो सारे मौसम में उसको एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं खुद, मुझे सर्दियां इतनी नहीं पसंद फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। उसमें वार्म अप करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है और आप पानी वैसे ही कम पी रहे होते हो क्योंकि प्यास भी कम लग रही हम्म। होती है। उस टाइम आपकी इंजरीज मेरा ख्याल है ज्यादा होती है क्योंकि ओके। जो पुरानी एक्स और पेन्स और इंजरीज है वो बहुत ज्यादा मेरा ख्याल है सरफेस पे आ जाती हैं। तो मुझे थोड़ा-सा ज़्यादा अपना एक्स्ट्रा केयर करना होता है उस टाइम पे। और जहाँ तक रही गर्मियों की बात, तो गर्मियों में डिहाइड्रेशन होती है और उसमें आपको पानी की इनटेक बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। स्पेशली आप ओआरएस पिएँ, आप अपने सप्लीमेंट्स लें, आप अपनी मल्टीविटामिन ज़्यादा जो प्रॉपर होता है मिकदार में, आप अपनी वो लें। और पीसीएस होते हैं, जो प्री वर्कआउट्स या पोस्ट वर्कआउट्स या इंट्रा वर्कआउट्स होते हैं, मैं उसपे ज़्यादा फोकस करती हूँ ताकि मैं इंजरी फ्री रह सकूं, जितनी मेरी कोशिश है। तो क्योंकि ट्रेनिंग ज्यादा इंटेंस होती रहती है, तो उस लिहाज से ज्यादा अपना ख्याल भी रखना होता है। तो सर्दियों में ये होता है कि इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बिकॉज आपको प्यास भी कम लग रही होती है और आपको ऐसा फील होता है कि मसल्स जो है ज्यादा आपके फटीग में जल्दी जा रहे होते हैं, रीजन बीइंग बिकॉज उनको प्रॉपर आपकी वाटर इनटेक कम होती है। अच्छा सो पलवत आई साहब, फील जैसे दैट टेनिस आई है, प्रेफर समर अच्छा जैसे विंटर्स। टेनिस है, स्क्वॉश है, इसी तरह बैडमिंटन को हम लेते हैं, ये वन ऑन वन गेम है ना, दो प्लेयर्स अगर बीच जी, में खड़े और दोनों को इंडिविजुअल। हाँ कंटिन्यूअस खेलना है, इसमें कोई जी, सांस लेने का मार्जिन नहीं, कोई रुकने का मार्जिन नहीं है। अच्छा, पूरे कोर्ट के अंदर आप अकेली हैं और दूसरी तरफ आपका ओपोनेंट अकेला है, दोनों के लिए एक जैसी जी, गेम है। तो ये जब जी, आप पूरे कोर्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते, मैंने तो खैर वो प्रैक्टिस देखी हुई है कई कई बार, लेकिन चाहूँगा ज़रा सुनने वाले या नए लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा झुककर शॉट मारने पड़ते हैं, कमर की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और आपके थाइस के स्टेमिना के लिए बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, फीट्स पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, हैंड और आपकी जो शटल है उसका कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आपके रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं या कोई एक ख़ास किस्म की आपके ट्रेनिंग्स होती हैं? मैं ये समझती हूँ कि आपका एक-एक बॉडी पार्ट जो होता है ना, वो बैडमिंटन में या कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट आप लेते हो, तो आपका एक-एक बॉडी पार्ट जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है। उस मसल को आपने स्ट्रॉन्ग करना होता है। स्पेशली जो आपकी, अगर हम देखें लोअर बॉडी होती है, आपने अपनी नीज़ को बहुत स्ट्रेंथन करना होता है। क्योंकि सारा आप जंप लेते हो, आप एक्सप्लोसिव जंप लेते हो, आप लंज करते हो, तो वो सारी आपकी जो लैंडिंग है वो नीज़ पर आती है। तो आपको अपने मैं फोकस करना ज्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं वेट ट्रेनिंग, क्योंकि ऐसा टाइम आता है प्लेयर की उसमें कि वो उसको अपनी बॉडी जो मास है या बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी होती है। तो वेट ट्रेनिंग जो है, जिस तरीके से स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, वेट्स के साथ ज्यादा फोकस मैं उस पर कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, सो दैट मैं ज्यादा लंबा, लाइक 3 सेट मैच हो। तो ये आपकी वेट ट्रेनिंग ही होती है जो काउंट करती है। और जहां तक स्टेमिना और स्पीड की बात है, तो ऑब्वियसली रनिंग से अच्छी बात कोई नहीं होती, स्प्रिंट से अच्छी चीज नहीं होती कोई। तो ये सारी चीजें, आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आपके हाथ की पावर, वेट ट्रेनिंग जो होती है वो सारी मैटर करती हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में। बैडमिंटन हो गया या स्क्वॉश हो गया या टेनिस हो गया।
या टेबल टेनिस हो गया। सही है। जिम में कितना टाइम सर्व करती हैं पलविशा? और जब मैचेस नहीं हो रहे, इवेंट्स नहीं हो रहे होते, जैसे अभी भी आप लगी हुई हैं माशाल्लाह से जी। अपनी ट्रेनिंग करने, तो कितना टाइम रेगुलरली सर्व करती हैं? मैं ये समझती हूँ कि मैं ना हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि पाकिस्तान में कोई कैलेंडर फिक्स नहीं होता कि कब टूर्नामेंट आ रहा है, या किसी कैलेंडर के तहत हम वर्कआउट अपना शुरू ज्यादा करें। ऑफ पीक या पीक सेशंस कब होने चाहिए, या ऑफ पीक ट्रेनिंग्स कब होनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई कैलेंडर नहीं दिया जाता। तो मैं आई थिंक मैं बहुत अपने आप को एक ऐसे वॉरियर समझती हूँ कि पूरा टाइम मैं उसी तरीके से ट्रेनिंग करती हूँ जो कि ट्रेनिंग से पहले, टूर्नामेंट से पहले जो ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो आई एम ट्रेनिंग ऑल द ईयर राउंड। एंड मैं ये समझती हूँ कि ये अच्छी चीज भी होती है, बिकॉज यू नो यू आर फिट, यू कीप फिट, यू आर प्रिपेयर्ड ऑलवेज फॉर अ टूर्नामेंट। तो जिम में जिम में मेरा क्या कितना टाइम लगता है, तो वो 2 घंटे लग जाते हैं मुझे जिम में। और रनिंग में भी जो है वो 1.5 घंटा लग जाता है। बट इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द ट्रेनिंग सेशंस या ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कोच ने डिवाइस किया हुआ होता और रेगुलरली होता है पलविशा? 7 डेज होते हैं, 6 डेज अ वीक होता है, है। एक नहीं, दिन तो रेस्ट नहीं, होता ही होगा? संडेज ऑफ होती है। और बीच में जो है वो सैटरडे जो है वो, या तो मैं सैटरडे को हाफ सेशन कर लेती हूँ, या मैं वेंसडे को हाफ सेशन करती हूँ। वो ओके। डिपेंड करता है बॉडी फटीक लेवल पे, क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है लाहौर में। तो इट रियली एक्चुअली डिपेंड्स के बॉडी के ऊपर कि मैं वेंसडे की शाम इवनिंग ऑफ करूँ या सैटरडे की इवनिंग ऑफ करूँ। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। पलविशा बशीर हमारे साथ मौजूद है, हमारी नेशनल बैडमिंटन चैंपियन। एक छोटे से ब्रेक के बाद जरा दीगर चीजें बैडमिंटन से जुड़ी उस पर करेंगे बात। वेलकम बैक जी। अच्छा पलविशा, अब जरा आते हैं कोचिंग स्टैंडर्ड्स पर। कोचिंग स्टैंडर्ड्स पाकिस्तान में कैसे हैं? आपके साथ तो कोचेस बड़ा, आप हमेशा माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बहुत प्रेज करती हैं अपने कोचेस को, लेकिन आप इंटरनेशनल बहुत माशाल्लाह टूर्स किए, खेला, दुनिया भर में आपने खेली बैडमिंटन, अब भी खेल रही हैं। क्या फ़र्क महसूस करती हैं दुनिया भर में कोचिंग स्टैंडर्ड्स का और पाकिस्तान में? मैं ये समझती हूँ कि अगर आप एक जो प्लेयर होता है ना, अगर वो अपने आप को किसी कोच के ऊपर सौंपता है, तो वो उस पर 100% भरोसा करता है विद द ट्रेनिंग। और वो ये कहता है कि भाई ये जो कोच है वो मेरे साथ 100% लॉयल्टी के साथ मुझे ट्रेनिंग करवाए। सो डेफिनेटली अगर आप वो इज्जत देते हो कोच को, तो कोच भी इन टर्न आपकी तरफ माइल होता है, आपको वही उसी इंटेंसिटी या उसी डिवोशन के साथ ट्रेनिंग कराता है। अब as far as comparison is concerned between our coaches, the domestic coaches and the international coaches, definitely internationally अगर हम देखें तो एक डिफरेंट बॉल गेम हो गई है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारे कोचेस को वो इल्म नहीं है, हालांकि हमारे कोचेस देर नो लेस, उनको सारी नॉलेज है। उनको भी प्लेयर को एक्सपोजर की जरूरत होती है। तो हमारे जो कोचेस हैं उनको भी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स का एक एक्सपोजर चाहिए, बाहर के कोचेस के साथ मिल के जो है वो सही। देखें कि बाहर कैसी ट्रेनिंग्स हो रही होती है। उनको वो टूर्स पे जाना और उनको वो एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि हमारे कोचेस दे लैक एनीथिंग। बहुत अच्छे प्लेयर्स उन्होंने प्रोड्यूस भी किए हैं और हम लगे हुए भी हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा सा अगर इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सचेंज हो जाए और उनको वो एक्सपोजर मिले, तो हम भी, हमारे कोचेस भी बहुत अच्छी लेवल पे ट्रेनिंग करवा सकते पर वैसा हर कोई पूछता है कि हमारे यहाँ मेडल क्यों नहीं आता? हमारे यहाँ जब भी हम कॉमनवेल्थ गेम्स में जाते हैं, जब भी हम ओलंपिक्स में जाते हैं, हमारे यहाँ मेडल नहीं आता। क्या वजह, आपके नज़दीक क्या वजह है? हैं। मैं यही अभी मैंने जैसा आपसे अर्ज किया कि जी कोचेस को एक्सपोजर की जरूरत है, तो प्लेयर को भी एक्सपोजर की जरूरत है। मुझे बताएं कि अगर एक प्लेयर साल में एक टूर्नामेंट खेलेगा तो वो क्या, कैसे परफॉर्म करेगा? उसको जितने टूर्नामेंट्स मिलते रहेंगे, चाहे वो जूनियर्स हो चाहे वो सीनियर्स हो, हमें टूर्नामेंट्स की ज्यादा जरूरत है, ताकि हम लोग जो है वो बाहर प्लेयर्स के साथ उनके हाथ, उनके जो स्ट्रोक्स हैं, उनकी जो स्पीड है, उनको मैच कर सकें। तो मैं सही ये समझती हूँ कि हमें 11 से 12 टूर्नामेंट्स अगर हम साल के खेलेंगे तो हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग आ सकती है। जैसे कि मेरी भी इंटरनेशनल रैंकिंग 180 तक गई थी सिंगल्स में, बट ड्यू टू लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप आई कुड नॉट कंटिन्यू विद दैट।
फेडरेशन जो है वो इस वक्त जो है हमें इतना टूर्नामेंट्स के लिए बाहर नहीं भेज रही है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे पास ट्रेनिंग एकेडमीज बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है। अगर एज कम्पेयर टू बाहर मुल्क अगर हम देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज्यादा कमी है, ट्रेनिंग एकेडमीज की। बैडमिंटन एक इतनी एक्सपेंसिव गेम हो गई कि एक शटल कॉक का जो डब्बा है वो 45 या 4600 का है, जो कि इतना लंबा लास्ट भी नहीं करता। मेरा ख्याल है एक हफ्ते में वो शटल्स खत्म हो जाती हैं। तो 4500 एक प्लेयर के लिए अफोर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो गेम जो है वो बहुत महंगी होती जा रही है। तो फिर प्लेयर जो है वो यही सोचता है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, मैं कुछ और बिजनेस शुरू कर दूं, गेम के लिए वो टाइम नहीं निकाल पाता। ये वेरी वेल सेड, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम फिर कहते हैं जी मेडल नहीं आते, तो बड़ी मजबूरियां, बड़ी मसाइल हैं। कोर्ट्स की सूरत हाल क्या है पलवेश साहब पाकिस्तान भर में, फैसिलिटीज़ की सूरत हाल, फिर एडवांसमेंट अब हो चुकी है हर दुनिया की गेम में, अब गेम साइंस हो गई है, पूरी पूरी मॉनिटरिंग होती जी है, हेल्थ से लेकर आपकी शॉट्स तक मॉनिटर होती हैं कि कहाँ लैग कर रहे हैं, और बॉडी बिल्कुल। बैलेंस शिफ्ट करना, ये पूरे पूरे अब वो स्ट्रेंथनिंग, कंडीशनिंग, कोचिंग एक अलग चीज़ आ गई है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ों की तो ज़ाहिर है फैसिलिटीज़ की बड़ी ज़रूरत है। जी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। क्रायोथेरेपी आई है लेकिन पाकिस्तान में, लेकिन हर बंदा वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा थेरेपीज़ होती हैं, वाटर थेरेपी होती है प्लेयर्स के लिए, लेकिन वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है हमारे पास। अब जैसे अगर हम देखें, कराची को देखते हैं, कराची में बैडमिंटन कोर्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो उन क्लब्स की मेंबरशिप ले। तकरीबन 40 लाख की या 50 लाख की या उससे ज्यादा की क्रिक क्लब की मेंबरशिप है, या हम ऐसा ही सनसेट है, क्लब की मेंबरशिप हाँ, बहुत देखते हैं। एक्सपेंसिव है। तो वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। एक ही जगह है, वो है नेशनल कोचिंग सेंटर कराची, और उधर भी जाना है एक मतलब एक बहुत दूर पड़ता है। वहां पे मतलब एक एवेन्यू अगर आप दे रहे हो प्लेयर्स को, तो वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा। अगर हम इंडिया को देखते हैं, हम चाइना को देखते हैं, तो हर गली में उनकी जो है वो एक ट्रेनिंग अकेडमी, हर सिटी में उनकी कुछ 10-10, 15-15 ट्रेनिंग अकेडमीज हैं। तो इस तरीके से जो है वो प्लेयर्स के अंदर फंड्स भी नहीं है ना पलविश साहब, मोटिवेशन। हमारे यहाँ गवर्नमेंट फंड्स की भी कमी है, फेडरेशन के पास भी फंड्स की बिल्कुल कमी है। दूसरा मैं समझता बिल्कुल। हूँ, मतलब आपसे तो सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने आप से ये बात बता रहा हूँ कि अपने नाज़रीन के लिए भी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फेडरेशंस या एसोसिएशंस ने सब कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। हॉकी को देख लें, बाकी गेम्स को देख लें, वो अपने हाथ पांव छोड़ के उनकी फंडिंग पे बैठ गए। इसके कता नज़र या इसके बरक्स क्रिकेट को देख लें, ना वो गवर्नमेंट फंडिंग लेते हैं बल्कि ढेरों ढेर टैक्स भरते हैं, और उन्होंने खुद को एक बॉडी के तौर पर उभारा भी, और अब उनके पास इतने स्पॉन्सर्स हैं कि उनके प्लेयर्स ब्रांड बनते जा रहे हैं। पहले वो प्लेयर्स को ब्रांड बनाते हैं, जाहिर है जो भी गेम अपने प्लेयर को ब्रांड बनाएगी वो खुद ब्रांड बन जाएगी। यहाँ पे ये थोड़ी सोचने ये समझने की जरूरत आयरनी है। है। मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत ही एक अजीब सिचुएशन है। मैंने हर इंटरव्यू पे बोला है कि जी क्रिकेट को अगर इतनी आप लोग तरजीह दे रहे हो, तो उसके साथ साथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर को चाहिए। गवर्नमेंट चले ठीक है, गवर्नमेंट अगर नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर शुड बी इन्वॉल्व, और उनको जो जो है वो बाकी लेकिन स्पोर्ट्स को भी देखना पलवसा, चाहिए। इस पे एक छोटी सी चीज डिफरेंट है। क्रिकेट को जी प्रायोरिटी कोई दे नहीं रहा, बल्कि जो बॉडी होती है ना, जैसे क्रिकेट बोर्ड है, ये मैं आपसे मतलब जी इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहा है इस गुफ्तगू में, मैं अपने आप से आपको मतलब एक चीज़ डिफाइन, वो खुद में ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को ब्रांड खुद बनाया। इसके लिए एसोसिएशन और फेडरेशन का किरदार बड़ा अहम होता है, और उनको इसके लिए बड़ी जी फाइट बैक करनी होती है, तब जाके कोई चीज़ ब्रांड बनती है। क्योंकि देखें, अगर क्रिकेट बोर्ड भी फंडिंग पे बैठ जाता गवर्नमेंट की, तो जो हाल होता वो आपको पता ही है। पाकिस्तान में तो एक लेकिन आप ज़माने में, देख रहे हैं कि किस तरीके से एचबीएल ने जो पीएसएल जो जी होता हुआ हाँ, था, स्पॉन्सर्ड है, कितने करोड़ जी कितने करोड़ रुपए लगाए उन्होंने। अब यही अगर एचबीएल बैंक किसी और स्पोर्ट में किसी और प्लेयर्स को, टीम को सपोर्ट करे, तो क्या मतलब, डोंट यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर बोथ एचबीएल एंड द प्लेयर्स एंड फॉर पाकिस्तान। सो आई थिंक दैट मिल के जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देखना चाहिए, और मीडिया को भी इनकरेज करना चाहिए। अब मुझे बताएं आप कि जैसे हमारे टूर्नामेंट्स होते हैं, और जैसे टेबल टेनिस की फेडरेशन है, या बैडमिंटन की हो गई या स्क्वॉश की हो गई, अगर हम मीडिया के पास जाते हैं कि जी कवरेज हमारी करें, ठीक है, वो इतना ज्यादा रेट अगर आप बताते हैं, तो मुझे बताएं कि हाँ, हमारे लोग तो वैसे ये मैं ही आ अग्री जाते हैं हूँ, कि जी हम ये मैं कहाँ से अग्री हूँ। पैसे पूरे करेंगे। हमारे यहाँ सरकारी तो एक ये मीडिया चैनल को है, सपोर्ट उसका करना काम ही कोई चाहिए नहीं हर रहा। हाल में। पहले सरकारी ऐसे चैनल ही का काम होना चाहिए कि वो हर स्पोर्ट्स को कवर करे। क्रिकेट चल रही है तो उसको भी करे, बाकी चल रहे हैं तो उसको भी करे, बिल्कुल जी सही। अग्री, प्रोजेक्शन के बगैर आप किसी भी गेम को हीरो नहीं बना सकते, हालांकि बड़े बड़े एग्जैक्टली। हीरोज हैं हमारे। अच्छा, पेरिस ओलंपिक्स,
पलविसा क्या देख रही हैं, फेडरेशन कितने इस पे क्या रोल प्ले कर रही है, क्या काम कर रही है, आप लोग क्या फोकस किए बैठे हैं सारे, चाहे मुराद हों, आप हों, गजाला हों, माहूर हों, और बहुत सबा हों, अली मेहदी, और बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं, आई कैन नेम इट, तो क्या कर रहे हैं, क्या फोकस है? जी, जहाँ तक मुझे याद है, ओलंपिक्स का जहाँ तक मुझे याद है, तो वो एक ही दफा जी कोटा सीट आई थी। कोटा कोटा बेस पे प्लेयर को भेजा था। तो अभी का मुझे वो ये तो नहीं, कोई वाइल्ड इल्म कार्ड, नहीं है हाँ जी, वाइल्ड कार्ड हुआ था वाइल्ड। उस पे, जी जी जी, जी। माहूर तो जब गई अब जी। मुझे इस वक्त कोई कोई इल्म नहीं है कि जी अभी ऑब्वियसली वाइल्ड कार्ड या कोटा बेस पे आप भेज सकते हो, डेफिनेटली भेज सकते हो, लेकिन मुझे नहीं, इस बात का परवैसा एक बिल्कुल बात इल्म नहीं बताएं, है। क्या हम लोग जी जी। क्वालिफाइंग राउंड्स में क्वालिफाई नहीं कर सकते? हम कोटे का वेट क्यों करते हैं, ये पूछना चाह रहा हूँ। क्वालिफाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए भी आपने थ्रू आउट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मैचेस खेले। खेलने होते हैं। यस। बिल्कुल, आपने 11 से 12 टूर्नामेंट्स इन अ ईयर जरूर खेलने हैं। आपने वो रैंकिंग पे आना है, आपने टॉप 100 पे, टॉप 80 में आना है सिंगल्स में, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप एक रैंक के उस पे आते हो। तो मुझे बताएं 12 से 13 टूर्नामेंट्स कैसे अफोर्ड होंगे? कैसे प्लेयर कैसे अफोर्ड करेगा अपने ओन पे, विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप, विदाउट एनी हेल्प? कैसे हो सकता है? जो हमारी इस वक्त डिपार्टमेंट से सैलरी आती है, वो हम गेम पे लगाएं या वो हम अपने टूर्नामेंट्स पे लगाएं, सेव करें? अगर हम वो सेव करते हैं पूरा पैसा, तो वो फिर हम बैडमिंटन कैसे खेलेंगे, हम शटल्स कैसे अफोर्ड? So this is what it is, and it's the harsh reality that we need funding, we need sponsorships. So उसके बगैर I don't think we can do anything. लेकिन ये जो तो हम सिर्फ कोटा बेस पे ही वेट कर सकते हैं कि जी हमारी फेडरेशन हमें किसी प्लेयर को जो है वो सपोर्ट करे। और मैं ये समझती हूँ कि जितना सीनियर प्लेयर जैसे मुराद हो गए, या जितना मैंने दिया है फेडरेशन को, पाकिस्तान को, तो फेडरेशन शुड प्रोबेबली कंसिडर इट वन डे और द अदर। चाहे वो मुराद हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई और सीनियर हो जिसने बहुत सारे लॉरेल्स विन किए हैं पाकिस्तान के लिए। सो इतना एजाज हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये इट्स बात तो अप टू ठीक है, हम फेडरेशन सारे इसका व्हाटएवर। सवाल उठा रहे हैं, कर भी रहे हैं, और उम्मीद है आज के शो के बाद मैं जो सवालात उठा रहा हूँ शायद पीएसबी देखे भी, को फंडिंग के लिए कुछ करे। प्लेयर्स अपने पैसों से तो फंडिंग कर नहीं सकता, और करे भी क्यों, वो सिर्फ बिकॉज पाकिस्तान मैंने के जब लिए भी मेरी खेल रहे मुराद हैं। से बात हुई है, जब भी मेरी मुराद से बात हुई, मुराद ने हमेशा मुझे यही कहा है कि जी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग से आ रहा हूँ। या मेरा भी यही होता है, मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं ट्रेनिंग से आ रही हूँ, फिर एक कंपैरिजन होता है। ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ माय आइडल्स एंड आइडियल्स। आई रियली फॉलो हिम एज फार एज हिज फिजिकल फिटनेस या गेम स्टाइल इज अच्छा, वैसे कंसर्न्ड। वो भी यही तो मैं कहते हैं, हमेशा वो भी यही पूछती हूँ। कहते हैं पलवशा, बिल्कुल। अभी रिसेंट इंटरव्यू हुआ वो भी यही कहते हैं। अच्छा पलवशा, एक चीज़ बिल्कुल एंड पे, चूंकि वक्त की कमी है, कोई ऐसी जी चीज़ जी। जो आप समझती हो कि आप अपने लिए कोई बात करना चाहें, सुनने वालों के लिए, या फिर उन लोगों के लिए जो ये इस सर्किट में गेम खेल रहे हैं? मैं तो सबको यही कहना चाहूंगी कि जी ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, एंड देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ एवरी टनल। अगर हम पे बुरा वक्त अगर अभी आया हुआ है या किसी प्लेयर पे आता है, तो डेफिनेटली बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। सो आई रियली थिंक दैट वन शुड बी डेडिकेटेड इन वट एवर दे वॉन्ट टू अचीव इन लाइफ, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो या चाहे वो कोई भी उससे उसको मंजिल हासिल करनी हो। With true work, hard work and dedication, you definitely will achieve something at the end of the day. ज़बरदस्त। So keep going. थैंक यू पलवशा, थैंक यू। इंशाल्लाह उम्मीद है Thank you. आगे जब आपके पास टाइम होगा हम दोबारा से एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर लेंगे। थैंक यू सो मच पलवशा बशीर, पाकिस्तान की नेशनल बैडमिंटन चैंपियंस, डबल, सिंगल्स, इंटरनेशनली कई एजाज़ात उनके नाम, और माशाल्लाह से शानदार तरीके से आगे बढ़ रही हैं। गवर्नमेंट से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से, फेडरेशन से मेरी अपील है कि अपने तमाम प्लेयर्स को ऑन करें और इनको बाहर भेजें। कोशिश करें कि आपके 4-5 प्लेयर्स किसी वक्त बैडमिंटन के सारे प्लेयर्स खेल रहे हों, कम से कम ओलंपिक्स तो खेल रहे हों, ताकि किसी एक मेडल की गुंजाइश तो हमारे पास बने। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी, पलवशा आपका भी। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।